टू माई चैनल। आज हम चर्चा की कड़ी में छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती के सिलेबस में उपस्थित दहेज निषेध अधिनियम 1961 की चर्चा करेंगे। इस लेक्चर के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि भारतीय कानून में दहेज प्रथा उन्मूलन से संबंधित आईपीसी में, सीआरपीसी में जो प्रावधान हैं तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, प्रतिबंध अधिनियम 1961 में जो प्रावधान किए गए हैं तथा 1986 में जो संशोधन हुए हैं उनके क्या प्रावधान हैं, यह सब हम इस लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। और चूंकि हमारा मकसद अपने परीक्षा पास करना है, इसलिए हम उतना ही देखेंगे जितना इम्पॉर्टेंट है। हमें पूरा अधिनियम जैसे का तैसा वैसा याद नहीं करना है, ना पूरा पढ़ना है। जितना हमारे काम का है उतना ही देखेंगे आज हम, और पूरा अधिनियम जो वकील है उनका काम है वो देखेंगे। तो हम इस कड़ी में दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961, जिसे भारतीय संसद द्वारा 1961 में पारित किया गया, इसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि भारतीय विवाह में दहेज प्रथा एक पारंपरिक व्यवस्था, संस्कृति के तौर पे देखा जाता है, और इसके तहत जो दहेज देता पक्ष है वह हमेशा उत्पीड़ित रहता है। तो इन सब उत्पीड़न से कोई भी शिकार ना हो, इसके लिए यह जो कानून है यह बनाया गया। तो हम इसके प्रावधान देखते हैं। इसके तहत है धारा 2, जिसमें दहेज का मतलब समझाया गया है कि दहेज का मतलब क्या होगा। तो दहेज का मतलब है कोई भी संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी के ऊपर प्रभाव डालना, दबाव डालना। और इस अधिनियम जो इस एक्ट है 1961 का एक्ट, इसकी एक खासियत ये भी है कि ये सिर्फ जो दहेज प्राप्त करता है, जो दहेज के लिए दबाव डालता है, उसके ऊपर ही लागू नहीं होता, अपितु जो दहेज देता है उसके ऊपर भी लागू होता है। दहेज देना या दहेज लेना ये दोनों अपराध है। अगर कोई मांग करता है दहेज का तो वो शिकायत करे, जो अभियुक्त जो मतलब निर्दिष्ट अधिकारी है, पुलिस है, प्रशासन है, इन सबको शिकायत करे कि दहेज का मांग किया जा रहा है, तब उसके ऊपर लागू नहीं होगा। नहीं तो जो दहेज देने वाला है या दहेज लेने वाला है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, दोनों रूप से उनके ऊपर लागू। यहाँ पे प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दोनों को मैं समझाता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसा कोई अपनी पुत्री का विवाह करता है और वह दहेज के रूप में, सपोज दैट कोई 5 लाख रुपए का सोना जो चांदी है वो गहने के रूप में देता है, और 5 लाख रुपए प्रत्यक्ष तौर पर, मतलब टोटल 10 लाख रुपए अपने दामाद को देता है। सीधा सीधा उनके हाथ में दामाद है, या जो उनके समधी जी हैं, लड़के के उनके पिताजी या लड़के का कोई परिवार, उनको दिया जाता है। तो यह आएगा प्रत्यक्ष तौर पे। और जैसा अगर जो अपनी पुत्री का विवाह कर रहा है वो किसी मध्यस्थ को देता है, जैसे कई जो आते हैं विवाह का दलाल जो रहते हैं, विवाह कराने वाले, या कोई दूल्हे का दोस्त हो गया, दूल्हे का पिताजी का दोस्त हो गया, उनको दे दिया, और उसके बाद वो जो है, वो जो तीसरा आदमी है वो दूल्हे को बाद में दे रहा है, वो जो दहेज का सामान है दूसरे दूल्हे का परिवार को, तो भी परोक्ष रूप से दहेज ही है वो, तो वो भी इसके अंतर्गत गिना जाएगा। और इसमें जैसे कोई प्लॉट है, घर है, ज़मीन है, ये भी अगर आप दहेज के रूप में दे रहे हैं तो यह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। यह भी प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों रूप में काउंट होगा। तो इसके अंतर्गत लिखा गया है स्पष्ट रूप से धारा 2 के अंतर्गत, दहेज का मतलब कोई भी संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति ये है। और इसके तहत का में विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, या विवाह के किसी पक्षकार के द्वारा किसी भी पक्षकार को, जैसे इसमें डिटेल दिया गया है, ये अभिभावक या दूसरे व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को विवाह के समय या विवाह से पहले या विवाह के बाद देने या देने के लिए सहमत होना, देने के लिए सहमत करना, यह सब दहेज के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पे एक अपवादिक प्रावधान है, जैसे जिन पर मुस्लिम विधि लागू होती है उनके संबंध में जो मेहर या महर की जो राशि है वह दहेज में शामिल नहीं होगी। तो यहाँ पे जो महर लिखा है, मेहर भी बोलते हैं इसको, वह क्या है इसको मैं समझाता हूँ। अधिकांश मुस्लिम परिवार में विवाह शरीयत कानून के अनुसार होता है। मुस्लिम का अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ में शरीयत कानून चलता है, उसके तहत होता है। तो उसमें एक प्रावधान है, महर या मेहर की राशि जो वर पक्ष द्वारा वधु को दिया जाता है। मतलब यह राशि जो लड़का है, पुरुष है, वह स्त्री को देती है। उनमें विवाह एक समझौता के तौर पे होता है, इसलिए वहाँ पे कबूलनामा होता है। और शादी के वक्त जो काजी हैं, मौलाना है, सब बड़े बड़े जो समाज के आदमी हैं सब रहते हैं, तो उनके समय उसी समय यह तय होता है कि मेहर में कितने राशि दिया जाएगा। और यह अधिकांश रूप से देखा जाता है कि वह राशि का जो वैल्यू है वो 500, 1000, 2000, 5000, मतलब एकदम रेयर केस में वो ज़्यादा जाती है, इससे कम ही रहता है। तो इसको जो है
दहेज के तौर पे शामिल नहीं किया जाएगा। और यह जो लड़का है, जो पति है, वह अपने पत्नी को देता है विवाह के वक्त। तो यह हुआ मेहर। अगला जो इसके तहत प्रावधान है वो देखते हैं। इसमें है धारा 3। धारा 3 के तहत दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम 5 वर्ष का कारावास, साथ में कम से कम 15,000 रुपये या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार हो, इनमें से जो ज़्यादा होगा उसको जुर्माना के तौर पे मांगा जाएगा। जैसे कोई दहेज का मांग करता है और उसके खिलाफ शिकायत चला गया तो उसके ऊपर 5 वर्ष का कारावास होगा, यह साबित हो जाएगा। उसके बाद जो है उसमें 15,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है, या उतनी राशि जितनी की कीमत का उपहार हो, जो ज़्यादा होगा वैसे। जैसे अगर कोई दहेज के रूप में 1 लाख रुपए मांग रहा है और यह सिद्ध हो गया कि रियल में मांग रहा है, तो उसको 15,000 नहीं, जो जुर्माना है वो 15,000 नहीं 1 लाख रुपए लगेगा, क्योंकि यहाँ पे उतनी राशि जितनी कीमत का उपहार हो, या मतलब जितना पैसे का जो उपहार होगा वह लगेगा यहाँ पे। तो यह है 5,000 और 15,000 और 5 वर्ष का कारावास का प्रावधान अभी इस कड़ी में। लेकिन कई लोग इस जो है एक्सेप्शनल अपवादिक रूप से जो लिखा गया है उसको एक दहेज प्रथा का लीगल बनाने का जो काम करता है उसको मानते हैं। जो आलोचक है, इस प्रावधान में जो अपवाद दिया गया है उसका सब लाभ उठा लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, लेकिन शादी के समय वर या वधू को जो उपहार दिया जाएगा और उसे नियमानुसार सूची में अंकित किया जाएगा, वह दहेज की परिभाषा से बाहर होगा। जैसे विवाह के वक्त हम लोग जो उपहार देते हैं वर, और यह उपहार कोई भी दे, इसको बस एक लिस्टेड करना रहता है, सूची बनाना रहता है, और एक सूची लड़की पक्ष और एक सूची लड़का पक्ष रखता है, और यह जो है दहेज की परिभाषा में शामिल नहीं होता। इसके आधार पे आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते कि हमसे दहेज लिया गया करके, क्योंकि वहाँ पे अंकित रहता है कितना क्या दिया है ऐसा करके। तो ऐसा अपवादिक प्रावधान रखा गया है। इस कारण दहेज प्रथा जो उन्मूलन अधिनियम है पूर्ण रूप से स्पष्टतः जमीनी स्तर पर लागू हो ही नहीं पाया है। अगली है धारा 4। धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगने के लिए जो जुर्माने का प्रावधान है उसको किया गया है। जैसे यहाँ पे है, यदि किसी पक्षकार के माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं तो उन्हें कम से कम 6 मास और अधिकतम 2 वर्ष के लिए कारावास तथा 10,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक डाउट होना चाहिए कि ऊपर जो लिखा था कि 5 वर्ष और 15 वर्ष अधिकतम, तो वो था पति के लिए, और पति के अलावा इनमें अगर कोई परिवार का कोई शामिल हो, जैसे जो लड़की है, वधू है, उसकी सास ससुर, या जो मतलब उनके जो देवर जी हैं, या और कोई अगर शामिल हो, तो उनके लिए है 6 माह से 2 वर्ष और अधिकतम सजा और जुर्माने का भी प्रावधान 10,000 रुपये के तौर पे यहाँ किया गया है। अगला है धारा 4A। किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से पुत्र पुत्री के शादी के एवज में व्यवसाय या संपत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव भी दहेज की श्रेणी में आता है, और उसे भी कम से कम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष की कारावास की सजा तथा 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। तो यहाँ मैं समझा दूं कि जैसा आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, जो अपना अधिकतम हिंदी के न्यूज़पेपर में इसी रहता है, जो लफाजबाजी है कि लड़के या लड़की के लिए रिश्ते की तलाश की जाती है। जैसे लिखा रहता है, सपोज दैट कोई व्यापारी है लड़का, जैसे कोई लड़का है जिसको विवाह करना है, तो एक इजहार देगा कि मैं व्यावसायिक हूँ, मुझे विवाह करना है, मेरा नाम ये है, ये निवास है, इतनी इतनी संपत्ति है, ये है, सब ब्यौरा देगा। और वहाँ पे अगर ये लिखता है कि मुझे विवाह के बदले इतना रुपए दहेज के रूप में चाहिए, तो यह भी मतलब इतना रुपए मुझे चाहिए जो उपहार के रूप में, यह सब क्या बोलते हैं, अपराध की श्रेणी में आएगा। या तो कोई लड़की है, लड़की के जो घर वाले हैं वह अगर फ़ोटो समेत या नॉर्मल भी इजहार देता है पेपर में कि जो कन्या है उसका उम्र ये है, निवास स्थल ये है, जो धर्म वर्ग जो भी है वो सब छाप के कि इस कन्या को विवाह करने वाले को इतना रुपए उपहार के रूप में दिया जाएगा, कि इतना संपत्ति दिया जाएगा, या व्यवसाय में हिस्सेदारी दिया जाएगा। तो यह सब का जो प्रस्ताव है यह भी दहेज की श्रेणी में आएगा, और इसके लिए भी 6 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष, मतलब 6 माह से 5 वर्ष के बीच में जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा, कारावास का प्रावधान है, तथा 15,000 रुपये जुर्माने के रूप में प्रावधान किया गया है। अब अगली है धारा 6। यदि कोई दहेज विवाहित के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो दहेज प्राप्त करने के 3 माह के भीतर या औरत के नाबालिग होने की स्थिति में उसे बालिग होने के 1 वर्ष के भीतर उसे अंतरित कर देगा। यदि महिला की मृत्यु हो गई है और संतान नहीं है तो अभिभावक को दहेज अंतरण किया जाएगा, और यदि संतान है तो संतान को अंतरण किया जाएगा। इसका परिप्रेक्ष्य क्या है इसको देखते हैं हम। जैसे किसी का विवाह हुआ और बीच में जो मध्यस्थता है, जो रिश्ता लाने वाला है, दहेज का जो रकम है, पैसा है, उपहार है, संपत्ति है, जो भी है वह उस मध्यस्थता को दिया गया है। तो इसका कहना यह है कि जो भी पैसा उसके पास गया है मध्यस्थता के पास, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे X और
जो वाई है वो दोनों पक्षकार हैं, एक पक्षकार ये है, एक एक्स है और एक पक्षकार वाई है, और जो मध्यस्थ है वो जेड है। तो एक्स दहेज देगा वाई के लिए जेड को, तो जेड को 3 महीने के अंतर्गत वाई को वह दहेज हस्तांतरित करना है। या तो अगर लड़की नाबालिग है और पहले ही विवाह से पहले ही अगर जो दहेज का रकम है उसको दे दिया गया है मध्यस्थ को, है ना, तो वह बालिग होने के 1 वर्ष के अंतर्गत उस जो रकम है उसको दे देगा। या तो अगर महिला की मृत्यु हो जाती है विवाह के पश्चात तो उसका जो बच्चा है उसको दिया जाएगा, जो दहेज का रकम जेड के पास है उसको, इसके जो बच्चा है उसको दिया जाएगा। यदि बच्चा नहीं है तो यह जो जेड अपने पास जो दहेज का पैसा रखेगा वह सीधा एक्स को वापस लौटा दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान किया गया है। तो आप लगता है कि समझ गए होंगे। अगर समझ ना आया हो तो 2-3 बार सुन लीजिएगा। और यहाँ जो स्पष्ट इसको देख लीजिए कि जो नाबालिग है उसके सेंस में मतलब विवाह के पूर्व ही दहेज दे दिया गया है ऐसा मानना है, नहीं तो नाबालिग से विवाह इंडिया में हो नहीं सकता, और अगर हो गया तो वह जो पुरुष विवाह करेगा और उसका पिताजी इन सबको दंडित किया जाएगा, ऐसा प्रावधान है। तो अगली धारा हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है धारा 8A, यदि घटना से 1 वर्ष के अंतर्गत शिकायत किया गया हो तो न्यायालय पुलिस रिपोर्ट या क्षुब्ध द्वारा शिकायत किए जाने पर अपराध का संज्ञान ले सकेगा। जैसा दहेज की मांग जब किया गया हो तो उसके 1 वर्ष के अंदर ही रिपोर्ट दर्ज कराना है, नहीं तो वह 1 वर्ष के बाद अगर रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है तो उसको जो है पुलिस संज्ञान में नहीं ले सकेगा। अब पता चला दहेज का मांग आज किया गया है और 10 साल बाद या 5 साल बाद रिपोर्ट किया जा रहा है तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा, 1 वर्ष के अंतर्गत ही शिकायत करना होगा जो शिकायत करता है उसे। और इसको लेके न्यायालय का भी कुछ प्रावधान है, आईपीसी में प्रावधान है, ये सब हम देखेंगे आगे चर्चा में। अगली धारा है धारा 8B, दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी जो बनाए गए नियमों का अनुपालन कराने या दहेज की मांग के लिए उकसाने या लेने से रोकने या अपराध कारित करने से संबंधित साक्ष्य जुटाने का कार्य करेगा। तो इसके तहत जो राज्य सरकार है उसको प्रावधान किया गया है कि वह एक जो दहेज निषेध पदाधिकारी है वह नियुक्त करे, और प्रायः यह काम पुलिस करती है या कोर्ट करता है, पुलिस के माध्यम से कोर्ट में निर्णय होता है। तो वह था आईपीसी, माफ़ कीजिएगा, जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 है उसका जो प्रावधान है वह। अब इसमें हम देखते हैं कि आईपीसी में दहेज उन्मूलन से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। जैसे यहाँ है 1961 के अनुसार जो दहेज लेना है वह 5 साल की कैद है और 15,000 जो जुर्माना है वह एक है। और आईपीसी की धारा 498A, इस धारा को आप याद कर लीजिएगा, मैं जूम आउट कर देता हूँ अच्छे से। 498A यहाँ पे दिया गया है। इसके तहत पति और उनके रिश्तेदार द्वारा संपत्ति या किसी कीमती वस्तु के अवैधानिक मांग के मामले में संबंधित 3 वर्ष की कैद या जुर्माना यह हो सकता है, इसके तहत प्रावधान किया गया है। और इसमें आईपीसी में धारा 406 के तहत लड़की के पति और ससुर वालों के लिए 3 वर्ष का कैद तथा जुर्माना यह दोनों का प्रावधान किया गया है। और यह जो सज़ा है वह तब लगेगा जब वह लड़की के स्त्री धन को सौंपने, जैसे जेवर गहना है या सूची में जो लिस्टेड जो जितने भी उपहार दिया गया है उसको अगर लड़की वापस मांगना चाहती है तो उसको दिया जाएगा, और अगर नहीं दिया जाएगा तो जो उनके रिश्तेदार हैं और जो लड़का है उसके खिलाफ आईपीसी की जो धाराएं हैं वह सब लगेगी। जिसमें आईपीसी की धारा 498 जब वह जो पति है या रिश्तेदार है वह कीमती वस्तु या जो दहेज की मांग करता है उसके अंतर्गत लगेगा, और इसके तहत 3 वर्ष की सज़ा तथा जुर्माने का प्रावधान है। और एक और जो है धारा 406 आईपीसी 406 के अंतर्गत, आईपीसी 406 के धारा 406 के अंतर्गत अगर जो पति है या ससुराल पक्ष है या कोई भी है जो लड़की के जो कन्या है लड़की का स्त्री धन को उसे सौंपने से मना करती है तब लगाया जाएगा 406 आईपीसी का धारा 406। इनमें भी 3 वर्ष का जो सज़ा है तथा जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो याद रखना है 498 दहेज मांगने से संबंधित और 406 आईपीसी 406 अगर स्त्री धन को देने से मना किया जाता है, जो भी मना करेगा उसके ऊपर लगेगा। और जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है उसमें 5 वर्ष का सज़ा है और 15,000 जुर्माना उसका प्रावधान दिया गया है। इन आईपीसी में 3 वर्ष की सज़ा है और जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 है उसमें 5 वर्ष की सज़ा है। इसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए आप बार बार इसको पढ़िएगा, सुनिएगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, जो दहेज निषेध अधिनियम 1981 है उसमें 1986 में एक संशोधन किया गया। इसके तहत जिस कन्या को लड़की को विवाह के 7 वर्ष के भीतर
या असामान्य परिस्थिति में मौत हो जाती है, मतलब विवाह का जो 7 वर्ष के भीतर है वो कन्या की मौत हो जाती है और मौत से पहले उसके ऊपर दहेज संबंधी कोई प्रताड़ना किया जा रहा था, दहेज संबंधी कोई बात चल रही थी, तो उसके तहत एक धारा है आईपीसी की 304 बी, इसके तहत पति और रिश्तेदार को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। मतलब मोटा मोटा अगर कोई दहेज का मांग करता है, उत्पीड़न करता है और मृत्यु हो जाती है लड़की को, तो उनके ऊपर लगेगा धारा 304 बी। लेकिन इनके तहत जो विवाह का 7 साल है, क्योंकि दहेज संबंधी दहेज प्रथा जो एक्ट है, दहेज निषेध अधिनियम है, उसके तहत सजा का प्रावधान विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत ही लगेगा। उसके बाद वो आगे न्यायालय डिसाइड करेगी लगेगा कि नहीं, लेकिन इससे पहले सामान्य रूप से लग जाएगा, भले इसको भी न्यायालय ही डिसाइड करेगी। और सीधा सीधा पुलिस जो है वो 7 वर्ष से पहले अगर दहेज संबंधी कोई मामला में विवाद आता है तो दहेज निषेध अधिनियम सीधा सीधा लगा देगी। तो यहाँ पे चर्चा में हम आईपीसी के अंतर्गत तीन मतलब जो 3 एक्ट है मोटा मोटी वो देखें। एक है 498A, दूसरा है आईपीसी 406 धारा जो 406 है वो, और तीसरा है आईपीसी 304 बी, आईपीसी 304 बी। और आईपीसी 304 बी अगर मौत हो जाती है 7 वर्ष के अंदर तो उसका है, और उसमें 7 वर्ष से लेके आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। जो यह प्रावधान है वह 1986 इस अधिनियम में जो संशोधन है उसके बाद आईपीसी में संशोधन हुआ, उसके बाद यह डाला गया। और जो एसटी एससी उत्पीड़न है, महिला उत्पीड़न है, इन सब के मामले में एक कानूनी भाषा में एक कहावत चलती है, मतलब एक सिद्धांत चलता है कि जो इनमें अभियुक्त जो है, जो विक्टिम है, वह खुद साबित करे कि मैं निर्दोष हूँ। जैसा जो सामान्य गिरफ्तारी होती है, पुलिस जिसको गिरफ्तार करता है तो उसमें एक सिद्धांत चलता है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ही इज़ अ इनोसेंस, सी इज़ अ इनोसेंस, मतलब यह जो आदमी है जिसको पकड़ के पुलिस लाया है वह अपराधी नहीं है, वह एक निर्दोष है, और पुलिस सिद्ध करे कि वह अपराधी है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके ऊपर दायित्व होता है पुलिस के ऊपर कि वह इसे अपराधी सिद्ध करे। और पुलिस के सामने जो भी बयान दिया गया रहता है, मतलब जो अभियुक्त है उसके द्वारा जो बयान दिया रहता है वह कोर्ट में एज इट इज़ मान्य नहीं होता, पूर्ण रूप से मान्य नहीं होता। वह कोर्ट के सामने जो बयान देता है, जैसे अगर कोई चोरी किया है तो पुलिस को बोल दिया कि मैं चोरी किया हूँ, तो वह मान्य नहीं रहेगा। वो व्यक्ति जो है वो कोर्ट के सामने, जज के सामने कबूल करेगा कि मैं चोरी किया हूँ, और कोई भी दबाव नहीं रहेगा, बिना दबाव के वह कबूल करेगा, तब क्या बोलते हैं उसको अपराधी घोषित किया जाएगा, नहीं तो नहीं। अगर वो कोर्ट में अड़ दे कि मैं दोषी नहीं छूँ ऐसा करके, तो उसका कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता, ना पुलिस कुछ कर सकती है, लेकिन पुलिस हिरासत में यह रखा जा सकता है। परंतु जो महिला संबंधी उत्पीड़न मामला है, दहेज संबंधी उत्पीड़न मामला है, इनमें जो मामला है उल्टा रहता है। इनमें पुलिस पकड़ के ले जाते हैं, जैसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत जिसे भी पकड़ के ले जाया गया है तो वह व्यक्ति जिम्मेदार होगा कि वह अपने आप को निर्दोष सिद्ध करे, ना कि जो पुलिस है वह जिम्मेदार होगा कि इसको अपराधी सिद्ध करना है। तो इसमें सारी जिम्मेदारी जो है, जो व्यक्ति अपराधी है, जो मतलब विक्टिम है, अभियुक्त है, जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, उनका दायित्व होता है कि वो अपने आप को निर्दोष सिद्ध करे। तो यहाँ पे ही इज़ अ, सी इज़ अ इनोसेंट यह नहीं चलती, क्योंकि इसमें एक स्पष्टतः माइंडसेट बना हुआ है कि इन्हीं के द्वारा रियल में अपराध किया गया होगा, क्योंकि जो अपराध की प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा है इस कारण से। और इसके साथ साथ यह जो संज्ञा अपराध की श्रेणी में आता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है, इसके तहत पुलिस को कोई वारंट इशू करने की जरूरत नहीं है। जो विक्टिम है उसको अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए किसी भी वारंट की जरूरत नहीं है, तथा यह नॉन बेलेबल प्रकार की अपराध है, मतलब इसमें बेल की संभावनाएं बहुत कम रहती है, नहीं ही मिलती, ऐसा टाइप का मामला रहता है इसमें। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि यह जो मेरी पहल है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो सिलेबस है उसका मुख्य जो भाग है योजना, उसको ख़त्म कर चुके हैं, तथा अभी जो अधिनियम दिया गया है, 2-3 अधिनियम दिया गया है, उसमें आज एक अधिनियम जो इम्पॉर्टेंट है उसको आज हम किए हैं, तथा इसके बाद अगला जो अधिनियम है विशाखा गाइडलाइन है, और तो नहीं प्रताड़ना अधिनियम है, बाल विवाह निषेध अधिनियम है, वह भी हम करेंगे। उसके बाद जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन सबको लाया जाएगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराया जाएगा। तो आप शुरू से सारे वीडियो देखें। धन्यवाद।